हेलो दोस्तों। तो हम जेनेटिक्स के दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ, दो वैरायटी के, जहाँ से क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का है। इसमें सबसे पहले आपसे पूछ रखा है इन अ स्पीसीज ऑफ प्लांट बॉडी वेट इज कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ पॉलीजीन्स। मतलब इसमें पॉलीजीन्स का नंबर है 3 पेयर्स, मतलब 3 पॉलीजीन है इसमें, और एलील हो जाएंगे उनके 6। तो आप बताओ ईच डोमिनेंट एलील कॉन्ट्रीब्यूट्स इक्वली, मतलब सारे सारे डोमिनेंट एलील इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन रखते हैं बॉडी वेट में। द आइडेंटिटी मतलब जुड़ जाएंगे, सारे ऐड होंगे। द वेट ऑफ एन इंडिविजुअल दिस जीनोटाइप, मतलब इस जीनोटाइप के इंडिविजुअल का वेट इतना है, और जो सारे रिसेसिव कर दिए तो उसका वेट इतना है। मतलब इसका वेट अगर 70 है और इसका वेट 40 है, तो आप इस जीनोटाइप का वेट बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर आपसे पूछा कि नंबर ऑफ पॉलीजीन्स कितने हैं और उसके बेसिस पे कितने फिनोटाइप मिलेंगे। तो देखो, इसमें नंबर ऑफ पॉलीजीन्स 3 पेयर हैं, तो इसमें फिनोटाइप बनेंगे 2n+1। 2n+1 मतलब 2 इंटू 3 + 1 मतलब 7 बनेंगे। 7 टाइप के फिनोटाइप बनेंगे। एक क्वेश्चन तो ये आता है कि अगर आपसे नंबर ऑफ पॉलीजीन्स इसमें 3 दे रखे हैं या 3 पेयर दे रखे हैं, तो एन की वैल्यू आ गई 3, पॉलीजीन का नंबर हो गया 3, तो फिनोटाइप का टाइप कितना होगा, कितने टाइप के फिनोटाइप बनेंगे? 7। इसमें एक तो टाइप्स ऑफ फिनोटाइप है। यहाँ पर आपसे कहे कि फिनोटाइप 7 टाइप की बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ पॉलीजीन्स निकालो, तो 2n+1 = 7 रखोगे तो एन की वैल्यू 3 आ जाएगी। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा ध्यान रखना, ये जो फिनोटाइप, ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होती है, इस पर एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। मतलब एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाली इनहेरिटेंस है, मतलब इसमें एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। नॉर्मली जो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस होती है, जो पॉलीजेनिक नहीं है, एक ही चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, उसमें इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट का रोल नहीं होता। एनवायरनमेंट का रोल तो रहेगा, पर ये ज़्यादा इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट से। तो अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे इसके अंदर पूछा है आपसे कि इनमें इसका जीनोटाइप 70, तो आप देखो इसमें सारे डोमिनेंट है ना, तब जीनोटाइप है 70। जीनोटाइप के तब वेट है 70 kg, और जब एक भी डोमिनेंट नहीं है तो वेट है 40 kg। तो आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे कि जब एक भी डोमिनेंट नहीं था और सारे डोमिनेंट थे, उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। मतलब हमको पहले एक डोमिनेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है। अब इसका जीनोटाइप आपको और भी कुछ दे देता तो भी हम निकाल पाते। तो जब देखो एक भी नहीं था तब 40 था, और जब सारे डोमिनेंट थे तो 70 थे। तो था 1 2 3 4 5 6, 6 डोमिनेंट आ गई। कितनी डोमिनेंट आ गई? 6। और इन 6 डोमिनेंट ने आके कितने केजी का डिफरेंस ला दिया? 30 केजी का। कैसे लाया डिफरेंस? इसमें कितना था? 40, इसमें 70, मतलब 6 डोमिनेंट की वजह से कितना डिफरेंस आया? 70। अब मान लो जीनोटाइप दोनों में कुछ भी होते, आप ये देखते कितने डोमिनेंट के डिफरेंस की वजह से कितना डिफरेंस आ गया, उससे क्वेश्चन फिर से हो जाता। कैसे ही दे बोली? तो देखो, अगर यहाँ 6 डोमिनेंट हैं तो वेट में कितना आ रहा है? 30 केजी का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब एक डोमिनेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा? तो एक डोमिनेंट कंट्रीब्यूट कर रहा होगा 30 / 6, इसका मतलब 5 केजी का कंट्रीब्यूशन एक डोमिनेंट का रहेगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, एक डोमिनेंट का कंट्रीब्यूशन 5 केजी का है, तो आप इस वाले का बताओ। इसमें आपको सॉल्व कैसे करना है? देखो देखो, 40 केजी तो जब कुछ भी नहीं होता तब भी होता, जब एक भी डोमिनेंट नहीं होता तब भी 40 केजी तो इसमें रहता ही रहता है। अब बताओ इसमें डोमिनेंट कितने आ गए? 1 2 3 4, इसमें 4 डोमिनेंट है। आप बताओ एक डोमिनेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 5 केजी। तो 4 डोमिनेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 20 केजी। तो देखो, ये 20 केजी तो एडिशनल आएगा, किसकी वजह से? डोमिनेंट्स की वजह से। और ये 40 केजी ये तब आता जब कोई डोमिनेंट नहीं होता तब भी। पर इतना तो मिनिमम वेट है, ये तो मिनिमम वेट है, ये तो आना ही आना था। 40 केजी तो आना ही आना था। प्लस इसमें कितने डोमिनेंट हैं? 4, और एक डोमिनेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन मैं आपको बता दिया 5। तो इसको 4 × 5 मतलब 20 केजी हो गया, 40 हो गया। तो टोटल वेट आ जाएगा 40 + 20 = 60। तो आपको इसमें कोई फॉर्मूला रटना या याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो ऐसे निकालो एक डोमिनेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था। इसका दे रखा होगा, इसका दे रखा होगा, तो इन दोनों के डिफरेंस से आप एक डोमिनेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लो। कि जब मिनिमम वेट था, एक भी डोमिनेंट नहीं था तो 40 थे, जब 6 डोमिनेंट थे तो 70 है। इसका मतलब 40 तो इनमें जब कुछ भी नहीं होता तो भी आता। तो 6 की वजह से 30+ हुआ है, एक की वजह से 5+ होगा, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 5। तो अब इसमें आप जितने भी डोमिनेंट वेरियस टाइप के जीनोटाइप बना सकता हूँ मैं इसमें, जितने भी डोमिनेंट हो 40 तो मिनिमम रखना, और जितने भी डोमिनेंट हो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि एक डोमिनेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आता है? 5। तो ये ऐसा सवाल हो जाएगा। एक सवाल आपके लिए और है मेरे पास। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे क्या है, ऐसे खूब सारे क्वेश्चन आते हैं कि एक टेस्ट क्रॉस है, और टेस्ट क्रॉस में हमेशा F1 का क्रॉस किससे करते हैं हम? रिसेसिव से। तो F1 का क्रॉस रिसेसिव से कराया, तो आपसे पूछा कि इस F1 के क्रॉस को रिसेसिव में कराने पर ये ऑफस्प्रिंग आए, तो ये ऑफस्प्रिंग में आपको डिस्टेंस बतानी है लिंक्ड जीन के बीच की। तो आप ये बताओ मेरे को, जो डिस्टेंस होती है लिंक्ड जीन की,
जो डिस्टेंस होती है लिंक्ड जीन की वो होती है परसेंट रिकॉम्बिनेशन के बराबर, यानी कितना क्रॉसिंग ओवर हुआ और कितना रिकॉम्बिनेशन हुआ। और इतने ही बनते हैं रिकॉम्बिनेंट, इतने ही क्या बनते हैं, परसेंट रिकॉम्बिनेंट। और परसेंट रिकॉम्बिनेंट बनाने की क्या फॉर्मूले हैं, रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है वो मैं बताता हूँ आपको। अभी देखो, जैसे मैं आपसे पूछूं रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी बताओ आप, रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी या परसेंट रिकॉम्बिनेशन या परसेंट क्रॉसिंग ओवर बताओ क्या होगा। रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी, परसेंट रिकॉम्बिनेशन या परसेंट क्रॉसिंग ओवर। तो इसमें आप फॉर्मूला याद रखोगे, रिकॉम्बिनेंट कितने हैं, इसको डिवाइड कर दो, टोटल कितने हैं इंटू 100, ये फ्रिक्वेंसी आएगी। अब ये आपको जीनोटाइप देख दी, आप इसमें कुछ मत देखो, पेरेंटल दे दिए, एक पेरेंट तो आपको पता ही है, दूसरा आपको पता है रिसेसिव होगा ए बी और ए बी, ठीक है। तो एक ये होगा, तो आपको ये पेरेंट दे दिए ऊपर वाले, ये पेरेंट है मान लो, आपसे पूछा ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन दे रखा है, ये रहा। तो जो ज़्यादा होते हैं वो पेरेंटल होते हैं। इसमें आप क्या याद रखोगे, देखो इसका रेशियो दे रखा है 9 और 9, और इसका देखा 41 और 41। अब ये नंबर कितना भी चेंज कर सकता है, जो ज़्यादा है वो पेरेंटल है और जो कम है वो रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि देखो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट 50% आ सकते हैं भाई, क्रॉसिंग ओवर मैक्सिमम हो ही कितना सकता है 50%, तो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट बनने की पॉसिबिलिटी कितनी है 50% से ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेंगे। इसका मतलब क्या, अगर 50 से ज़्यादा डेटा कुछ भी आ रहा है, इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट है, वो पेरेंटल है, वो होगा पेरेंटल, क्योंकि पेरेंटल ही ज़्यादा हो सकते हैं। अगर मान लो प्रोपोर्शन ज़्यादा आ रहा है तो 50-50 तो तब होते जब 50% क्रॉसिंग ओवर होता, तब तो 50-50 होते, इन दोनों बराबर होते, तब तो रिजल्ट आते एज ए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जैसे आए थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि 50% तो है नहीं, इसमें रेशियो अलग दे रखा है, तो अगर ज़्यादा जो भी आएंगे ज़्यादा वाले कौन होंगे, पेरेंटल। तो देखो ये दोनों पेरेंटल हैं और ये दोनों क्या हो गए, रिकॉम्बिनेंट। ऐसे आइडिया लगाए ना, आपको जीनोटाइप से देखने की जरूरत नहीं है, वरना आप कन्फ्यूज हो गए। तो बताओ इसमें पेरेंटल कितने हो गए, दोनों मिला के 82, और इसमें रिकॉम्बिनेंट कितने हो गए, दोनों मिला के 18। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, रिकॉम्बिनेंट लिखो, टोटल लिखो इंटू 100, टोटल 100 आ रहा है, गिन लो आप, दोनों 100 हो गए, तो 100 से 100 कट गया, रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी आई 18%। तो बताओ इसकी डिस्टेंस भी कितनी आ जाएगी, 18 सेंटीमॉर्गन, ये सेंटीमीटर नहीं है सेंटीमॉर्गन है। तो आप बताओ 18 सेंटीमॉर्गन आंसर आ गया, तो ये दोनों तो कट गए, आंसर है इन दोनों में से। अब इन दोनों में सिस ट्रांस का लफड़ा कर दिया। तो आप पेरेंटल के अंदर देख लो, इनमें पेरेंटल ये रहे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ये है, पेरेंट जैसे ये रहे। इसमें आप देखो सिस है या ट्रांस है। अब सिस और ट्रांस कैसे पता चलेगा, तो ये तो इससे तो पता चलेगा ही नहीं, ये तो सिस ही आएगा हमेशा ही। तो इसमें आप देखोगे, देखो यहाँ आपको प्लस और बी साथ में दिख रहा है, मतलब प्लस का मतलब है वहाँ ए कैपिटल ए है और स्मॉल बी है, प्लस मतलब वो जीन डोमिनेंट है। उधर लिख रखा है आपने स्मॉल ए और कैपिटल बी, प्लस मतलब दूसरा वाला कैपिटल है। तो बताओ या इसको ऐसे लिख दो, आपने क्या लिखा प्लस बी और ए प्लस। अगर मान लो सेम क्रोमोजोम पर डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, जैसे मैंने आपको यहाँ ऐसे लिखा, जैसे मैंने आपको लिखा ए और बी, वो दोनों डोमिनेंट है, स्मॉल ए स्मॉल बी दोनों रिसेसिव हैं। तो अगर एक जैसे दोनों एक क्रोमोजोम पे आ रहे हैं तो ये होता है अरेंजमेंट सिस। और अब मैंने यहाँ क्या लिखा है, प्लस और बी, मतलब एक कैपिटल और एक क्या है स्मॉल, मतलब सेम क्रोमोजोम पे, जैसे ये मान लो क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम पे दो जीन है, दोनों लिंक्ड हैं, मान लो ये कैपिटल है ए और ये कैपिटल बी है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल ए बी से ऐसे। तो ये अरेंजमेंट तो होता है सिस, या स्मॉल ए बी होता, ये भी अरेंजमेंट कैसा होता है सिस। पर मान लो इस क्रोमोजोम पे एक तो है कैपिटल, दूसरा है स्मॉल, इसको लिखने का तरीका या तो रहेगा मेरे पास ए बी या रहेगा प्लस बी, क्योंकि हम डोमिनेंट को प्लस लिख देते हैं। तो अगर पेरेंटल क्रोमोजोम पे दोनों जीन डोमिनेंट हैं तो सिस, दोनों रिसेसिव हैं तो सिस, पर दोनों एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है तो ट्रांस, इसको हम क्या मानते हैं पैटर्न। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये पेरेंटल को बता रहा है, तो पेरेंटल मतलब F1 में जीन कहाँ से आए, इसके पेरेंट से। F1 में जीन इसके पेरेंट से आए, तो जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा बन रहे हैं। तो आप मेरे को बताओ क्या यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पेरेंटल के अंदर एक डोमिनेंट दिख रहा है, एक रिसेसिव दिख रहा है, तो ये कैसा होगा, ट्रांस वाला होगा। ट्रांस वाला सम सही है, सिस वाला गलत हो जाएगा। ये ट्रांस और सिस का पता कैसे चलेगा, आप पेरेंटल को ढूंढो, वो रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा होते हैं। पेरेंटल में देख लो क्या दोनों डोमिनेंट दोनों रिसेसिव साथ में आ रहे हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है। अगर दोनों डोमिनेंट साथ में होते तब तो क्या होता सिस, और एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है तो क्या होता ट्रांस। तो इसको हम एक क्रोमोजोम पे देखते हैं, सिंगल क्रोमोजोम पे एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है तो अरेंजमेंट हो जाएगा ट्रांस, और दोनों डोमिनेंट हैं तो सिस, दोनों रिसेसिव हैं तो सिस। ऐसे कर सकते हो, तो इसका आंसर आ जाएगा 4th। तो ये 2 क्वेश्चन थोड़े ठीक हैं, तो इनको आप कर लेना सॉल्व। थैंक यू।